नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। और जैसा कि आप जानते हैं, हम कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं एवं कंपटीशन एग्जाम के लिए आपके सामने बहुत सारे वीडियो में बना के पेश कर रहा हूं, जिसका आप अच्छी तरह से आनंद पूर्वक फायदा ले रहे हैं। साथियों, उसी क्रम में कक्षा 9 लेसन नंबर 8 बल एवं गति के नियमों के बारे में अपन पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में आपने देखा कि अपन ने गति के प्रथम नियम के बारे में पढ़ा था और बल के बारे में पढ़ा था। बल क्या होता है, बल किसको कहते हैं, धक्का देना या खींचना ही केवल बल होता है या बल के अंदर दूसरी कुछ भी तत्व होते हैं, इसके बारे में अपन ने पढ़ा था। तो इसके बारे में अपन ने इसी के साथ गति के प्रथम नियम के बारे में पढ़ा था, जिसको न्यूटन ने प्रस्तुत किया था और इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ये आप जानते हो साथियों। तो गति के प्रथम नियम के अनुसार जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है या फिर वस्तु गतिमान अवस्था में है, दोनों ही कंडीशन में वस्तु तब तक परिवर्तनशील नहीं होती है जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाए। और अपन ने उसको संतुलित बल और असंतुलित बल के बारे में भी अपन ने पढ़ा था कि संतुलित जब वस्तु गतिमान कब होगी साथियों, जब बल के ऊपर वस्तु के ऊपर असंतुलित बल कार्य करता है साथियों। तो यहाँ पर अब अपन यहाँ पर गति के दूसरे नियम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं साथियों। गति का दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम। अब यहाँ पर साथियों, जैसे आपके एनसीईआरटी की किताब के अनुसार चलें, अपन जितने भी वीडियो बना रहे हैं कक्षा 9वीं 10वीं के विद्यार्थियों के लिए, मैं एनसीईआरटी की बुक के अनुसार ही चल रहा हूं साथियों। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम एनसीईआरटी की बुक के अनुसार चले तो गति का प्रथम नियम क्या बताता है, जैसे अपन पढ़ चुके हैं कि गति का प्रथम नियम ये बताता है कि जब तक वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, वस्तु उसी अवस्था में रहेगी। और उसी अवस्था से कब परिवर्तित होगी, जब उसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्य करेगा। तो यानी कि वस्तु बाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन होता है। अब वेग में परिवर्तन होता है तो साथियों क्या कहलाएगा, वस्तु के त्वरण में परिवर्तन होता है। अपन पढ़े थे पहले कि वेग में अगर परिवर्तन होता है तो क्या होगा, वस्तु के त्वरण में परिवर्तन होता है। अब तो अपन क्या कह सकते हैं कि वस्तु त्वरित होती है, यानी कि उसके त्वरण में परिवर्तन हो रहा है साथियों। अब यहां पर साथियों थोड़ा सा आपको यह ध्यान रखना है कि वस्तु के त्वरण में परिवर्तन जो होगा वो किसके ऊपर निर्भर करेगा, उस पर लगाए गए बल के ऊपर निर्भर करेगा। जितना बल लगाया गया हो उसी के अनुसार उसका त्वरण परिवर्तित होता है। अब यहां पर साथियों दूसरे नियम के अनुसार आपको यह ध्यान रखना है कि दूसरा नियम ही कहता है कि दूसरे नियम के अनुसार, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब क्रिकेट में मैदान में क्रिकेट के खिलाड़ी खेलते हैं, किसी खिलाड़ी द्वारा बॉल को जब मारा जाता है बैट से, तो वह किसी दर्शक को लगे तो उसको ज्यादा चोट लगती है, अन्यथा किसी खिलाड़ी को लगे तो उसको कम चोट लगती है। उसका कारण क्या होता है साथियों, उसके पीछे कहीं ना कहीं गति का दूसरा नियम कार्य कर रहा है। उसी प्रकार आपको यह ध्यान रखना है कि गति के दूसरे नियम के अनुसार कि रास्ते में एक ट्रक खड़ा है और उस ट्रक से किसी व्यक्ति को कोई चोट नहीं लगती है, लेकिन बहुत कम गति से चलती हुई कार अगर आ रही है तो उस व्यक्ति को चोट लगने के कारण व्यक्ति चोटग्रस्त हो सकता है या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो यह सब गति के दूसरे नियम के अनुसार होता है साथियों। यहां पर दूसरी बात आपके लिए गौर करने वाली यह है कि गति का जो दूसरा नियम है तो वस्तु के वेग के ऊपर डिपेंड करता है, वस्तु के वेग के ऊपर निर्भर करता है। अब वस्तु का वेग जो होता है वो उसके दो चीजों पर निर्भर करता है, वस्तु के प्रभाव, वस्तु द्वारा कितना प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। जैसे मैं ये कहूं कि मैंने एक पत्थर लिया और उस पत्थर को मारा, उस पत्थर को किसी और फेंका, तो उस पत्थर का कितना प्रभाव रहेगा साथियों, कितना प्रभाव रहेगा आप बता सकते हैं। जैसे मैं ये कहूं कि कोई बॉल है, उस बॉल को मैंने मारी या किक मारी, किक मारने पर उस बॉल का कितना प्रभाव रहेगा, तो वह किस बातों पर निर्भर करेगा आप बता सकते हैं साथियों कि किसी वस्तु के प्रभाव, किसी वस्तु
का प्रभाव किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो मुख्य रूप से यह दो बातों पर निर्भर करता है साथियों। किसी वस्तु का प्रभाव उसके वेग व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। उसके वेग और उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो वस्तु का कोई भी प्रभाव होता है वो उसके दो बातों पर निर्भर करता है, वस्तु का वेग कितना है और वस्तु का द्रव्यमान कितना है साथियों। यहां पर गौर करने वाली बात यह होती है कि जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है और उसका वेग भी ज्यादा है तो वह वस्तु ज्यादा तेजी से जाएगी और वह ज्यादा नुकसान करेगी, या आप यूं कह सकते हो कि उसके अंदर एक और भौतिक राशि परिवर्तित होती है जिसको अपन संवेग कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना साथियों। गति के दूसरे नियम में क्या ध्यान रखना है कि वस्तु का संवेग किसके ऊपर निर्भर करता है। ये नया टर्म आया है, ये एक नया शब्द आया है जो एक प्रकार की भौतिक राशि है, एक प्रकार की भौतिक राशि है। तो न्यूटन द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि मुख्य रूप से संवेग वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल, संवेग को p से लिखा जाता है और यह वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो संवेग किसको कहेंगे साथियों? संवेग P बराबर m इंटू वी, P बराबर m v, यह संवेग के बराबर होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसका वेग जो होता है उसके संवेग के बराबर होता है साथियों। यहां पर यह ध्यान रखने वाली बात है। इसीलिए संवेग के परिणाम, संवेग का जो परिमाण होता है और उसकी दिशा होती है, दोनों चीजें संवेग के अंदर पाई जाती है। संवेग के अंदर क्या होगा? परिमाण, परिणाम नहीं, परिमाण और उसकी दिशा, दोनों इसके अंदर इन्वॉल्व होती है साथियों। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, यह न केवल उसके परिमाण और दिशा पर निर्भर करती है, इसके साथ साथ उस पर लगाए गए समय पर भी डिपेंड करती है। तो किसी भी वस्तु का संवेग जो होता है परिमाण, दिशा और समय तीनों को इंगित करने वाली एक राशि होती है। अर्थात कहने का अर्थ ही होता है कि संवेग किसको कहते हैं? गति के दूसरे नियम के ऊपर लागू होता है। तो संवेग किसको कहते हैं कि संवेग जो होता है वो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल का परिणाम होता है। यहां पर साथियों ये ध्यान रखना है कि जैसे कोई गाड़ी है, जैसे कोई कार गाड़ी है, उस कार गाड़ी अगर बंद पड़ी हुई है उसको चलाने के लिए धक्का दिया जाता है। धक्का देने के साथ कुछ देर तक चलने के बाद वो अपने आप स्टार्ट कर दी जाती है, स्टार्ट हो जाती है। वो जो कार्य है वो केवल गाड़ी के किक या गाड़ी के जो सेल होता है उसको मारने से वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो वह क्षणिक समय जिसके द्वारा उस वस्तु पर बल लगाया गया, दिशा के साथ बल लगाया गया, वो इसके संवेग को उसके संवेग को बताता है। तो संवेग के बारे में साथियों आपके दिमाग में एक बात क्लियर हुई कि संवेग किसको कहेंगे? किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है उसको संवेग कहते हैं। इसमें दिशा भी इन्वॉल्व होती है, इसके साथ समय भी जुड़ा हुआ होता है। समय, दिशा, उसके बाद द्रव्यमान और वेग, ये सभी मिलकर के संवेग का निर्धारण करते हैं। दूसरी बात, एनसीईआरटी की बुक के अनुसार चला जाए तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन लाने के लिए लगने वाला बल उस समय दर पर निर्भर करता है जिससे संवेग में परिवर्तन होता है। तो वस्तु के संवेग में परिवर्तन लाने के लिए उसमें समय भी इन्वॉल्व होता है साथियों। अब यहां पर गति का दूसरा नियम जो पढ़ रहे हैं उसमें संवेग जुड़ा हुआ होता है। तो गति का दूसरा नियम क्या कहता है? वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के
बल के समानुपाती होती है, तो साथियों ये एक परिभाषित रूप से इसको अपन कह सकते हैं। जैसे आपने व्यवहारिक रूप में तो समझ लिया कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन, यानी कि संवेग में परिवर्तन हुआ, इसका मतलब पहले मैंने आपको बताया संवेग द्रव्यमान और वेग में परिवर्तन हुआ है। तो द्रव्यमान और वेग में परिवर्तन की जो दर होती है, तो इसके अनुसार गति का दूसरा नियम क्या कह रहा है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के बल के समानुपाती होती है। तो यहां पर असंतुलित बल क्यों कहा गया, असंतुलित बल कहने के पीछे रीजन क्या है? तो असंतुलित बल कहने के पीछे रीजन ये है साथियों कि गति के प्रथम नियम के अनुसार अपन ने देखा था कि वस्तु गति कब करेगी, जब उस पर असंतुलित बल कार्य करेगा। संतुलित बल जो होगा वो वस्तु को स्थिर रखेगा, असंतुलित बल जो होगा वो वस्तु को गति करने के लिए आगे बढ़ाएगा साथियों। तो यहां पर आपको ये दूसरी परिभाषा याद रखनी है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल के दिशा के बल के समानुपाती होती है साथियों। ये अच्छी तरह से आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गति का प्रथम नियम अपन ने पढ़ा, एक बार और मैं रिवाइज कर देता हूं। गति के प्रथम नियम के अनुसार कहा गया था कि जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है या वस्तु गतिशील अवस्था में है, तो वह अपना जो क्रम है, अपना जो स्थान है, उसको नहीं बदलती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। उसी प्रकार गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के बल के समानुपाती होती है। यह गति का दूसरा नियम है। उसके बाद साथियों गति के दूसरे नियम को अगर अपन गणितीय रूप में लिखें या गणितीय रूप में कहें, तो जैसा कि आपके एनसीईआरटी की बुक में लिखा गया है, कहा गया है कि माना कि अब ये नेक्स्ट आएगा, गति के द्वितीय नियम का गणितीय रूप, उसको गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे? जैसे साथियों द्रव्यमान, एक m द्रव्यमान की वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, दूसरा आपके किताब के अनुसार दिया हुआ है, उसका प्रारंभिक वेग है उसको u से लिखते हैं। एक सीधी रेखा में गमन कर रहा है, कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान m है, उसका द्रव्यमान कितना है? m है, और उसका प्रारंभिक वेग कितना है? u है। एक सीधी रेखा में गमन कर रही है और t समय पर, समय जो है वो t है, उस पर जो बल लग रहा है उसको F से लिखा जाता है। तो यहां पर ये चार टर्म आपके सामने दे रखी है साथियों, जिसमें F बल लग रहा है और F बल लगने से उस वस्तु का वेग v हो जाता है, तो उस वस्तु के प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग क्या होंगे? तो संवेग, अब यहां पर देखिए, यहां पर आपको 5 टर्म दिखाई दे रही है। कौन कौन सी? किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, प्रारंभिक वेग u है, प्रारंभिक वेग क्या है? u है, समय एक सीधी रेखा में गति कर रही है, उसके लिए समय लिखा गया t है, और उस पर F बल लगता है, तो वह अपना अंतिम स्थिति, अंतिम जो वेग है वो उसको v प्राप्त होता है। तो अपन संवेग को कैसे लिखेंगे? P बराबर m u, P बराबर m v। संवेग का मतलब क्या था? द्रव्यमान और वेग। तो ये u प्रारंभिक वेग है और v है वो अंतिम वेग है। तो यहां पर P1 बराबर प्रारंभिक वेग, P2 बराबर प्रारंभिक अंतिम वेग, P1 और P2 में mu और mv लिखा गया है साथियों। तो ये 4-5 चीजें अगर आपको याद हैं तो उसका गणितीय रूप आप उसको अच्छी तरह से लिख सकते हैं। गणितीय रूप में गति के द्वितीय नियम को अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं साथियों। कैसे कर सकते हैं? देखिएगा, ये टर्म आप याद रखिएगा, द्रव्यमान को m लिखा है, प्रारंभिक वेग को u लिखा है, समय को t लिखा है, बल को F लिखा है और अंतिम वेग को v लिखा है। तो कोई वस्तु है, m द्रव्यमान की वस्तु, उसका प्रारंभिक वेग u है, वो एक सीधी रेखा में गमन कर रही है और किसी निश्चित समय यानी कि t समय पर उस पर लगने वाला जो F बल है
उसके अनुसार वस्तु का अंतिम वेग v हो जाएगा। तो यहां पर अपन गणितीय रूप से इसको किस तरह से लिखेंगे, संवेग, प्रारंभिक जो संवेग है वो mu है और अंतिम संवेग है वो mv है। तो उसको अपन संवेग को mu क्यों लिखा, आपको समझ में आया कि mu का मतलब, संवेग का मतलब पहले अपन पढ़े हैं द्रव्यमान इंटू वेग, ये प्रारंभिक वेग है, और द्रव्यमान इंटू वेग ये अंतिम वेग है। अब उसके गणितीय रूप का अपन निरूपण करेंगे कि गणितीय रूप में इसको अपन कैसे लिखते हैं। गणितीय रूप, अब गणितीय रूप में आपको क्या करना है, देखिए संवेग में परिवर्तन कितना होगा, संवेग में परिवर्तन बराबर या प्रोपोर्शनल, दूसरे नियम के अनुसार समानुपाती होता है, अर्थात प्रोपोर्शनल करेंगे तो प्रोपोर्शनल P2 माइनस P1। अब P1 क्या है, आप देखिए P1 बराबर है mu और P2 बराबर है mv। समझ रहे हो आप, P1 क्या है, प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक संवेग है, द्रव्यमान इंटू वेग। ये P2 जो है वो अंतिम वेग है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। अब यहां पर साथियों क्या होगा, देखिए संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन प्रोपोर्शनल P1 P2 की वैल्यू आप लिखोगे mv माइनस mu, प्रारंभिक वेग को P1 लिखा था और इसको, अब यहां पर क्या है साथियों, देखिए संवेग परिवर्तन प्रोपोर्शनल, m को आप कॉमन निकालेंगे v माइनस u, इन दोनों में से m निकल जाएगा बाहर, और यहां पर संवेग परिवर्तन की दर बराबर प्रोपोर्शनल ही आएगा, अभी तो प्रोपोर्शनल, देखिएगा m v माइनस u बटे t, इसके साथ जुड़ जाएगा। t क्यों जुड़ेगा, क्योंकि वह t समय के साथ परिवर्तित हो रहा है साथियों। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो बल लगाया गया है उसको अपन F लिखेंगे, F प्रोपोर्शनल m v माइनस u बटे t। ये आपके सामने एक नया फॉर्मूला तैयार हो गया है। अब यहां पर F प्रोपोर्शनल जो है उसको हटाने के लिए अपन एक स्थिरांक का उपयोग करेंगे, जिसको इस तरह से लिखते हैं, F बराबर km v माइनस u बटे t। ये हो गया आपके वस्तु पर लगने वाला बल, वस्तु पर लगने वाला बल, जिसको F से लिखते हैं, जिससे किसको लिखते हैं, जिसको F से लिखते हैं। अब इसको F को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, F बराबर ma, F बराबर kma। ma का मतलब होता है, ये वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो यहां पर a लिख दिया, और m है वो उसका द्रव्यमान है, तो यहां पर लगाया गया जो बल होता है वो kma के बराबर होता है साथियों। तो ये मैंने आपको पूरा गणितीय रूप बता दिया, जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है एक बार मैं फिर से बता देता हूं। संवेग परिवर्तन की दर प्रोपोर्शनल P अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, संवेग प्रोपोर्शनल अंतिम वेग mv से लिखते हैं, अंतिम संवेग माइनस mu से, संवेग प्रोपोर्शनल m v माइनस u कर दिया, दोनों में कॉमन m आ गया, और दर जो है वो संवेग परिवर्तन की दर, इसमें समय जुड़ा हुआ है तो t लग गया। उसके बाद इसको प्रोपोर्शनल को हटाया तो यहां पर समानुपाती करने के लिए, बराबर करने के लिए स्थिरांक k का उपयोग होता है, और ये जो है वो वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो त्वरण में ये a लग गया, और आपके जो फॉर्मूला आ गया, जो लगाया गया जो बल है वो kma के बराबर होता है साथियों। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये गति का दूसरा नियम का निरूपण है, जिसको अब यहां पर ये जो बल जो है F, उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है, वेग परिवर्तन की दर अर्थात त्वरण है, k एक अनुपातिक स्थिरांक है जो मैंने आपको बता दिया है। उसी प्रकार इसका जो मात्रक होता है वो इकाई बल 1 मीटर सेकेंड, जैसा कि अपन ने वेग में देखा था ऐसा ही इसमें पाया जाता है। और इसमें लास्ट में जो सूत्र बनेगा साथियों, F बराबर ma, यानी कि बल जो होता है वो m का मतलब द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण का जो गुणनफल होता है वो वेग कहलाता है।
और इसका बल का मात्रक न्यूटन होता है। इसको पीछे न्यूटन लिखते हैं, बल के मात्रक के रूप में न्यूटन लिखा जाता है। अर्थात बल को उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण और वस्तु के द्रव्यमान में गुणनफल से प्राप्त किया जाता है। किसी भी प्रकार का जो बल होता है वो उस वस्तु का त्वरण और उसके द्रव्यमान के गुणनफल से बल ज्ञात किया जा सकता है। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि बल ज्ञात करने के लिए आपको द्रव्यमान ज्ञात होना चाहिए और त्वरण ज्ञात होना चाहिए। तो दोनों चीजें अगर हैं तो आप बल निकाल सकते हो कि इसके अंदर कितना बल लगा। तो इसके अनुसार अपन आगे इक्वेशन भी लिखेंगे साथियों। इसे एन द्वारा भी लिखा जाता है, न्यूटन एन द्वारा भी इसका जो सिंबल है उसको प्रदर्शित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर गति के दैनिक जीवन में कुछ प्रयोग अपन समझ रहे हैं कि गति के दूसरे नियम के प्रयोग कुछ हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन से होते हैं। कि जैसे आपने देखा होगा कि क्रिकेट की बॉल को कैच करने के लिए खिलाड़ी हाथ को नीचे खींचते हैं, न कि ऐसे ठोस रखते हैं। अगर नीचे खींचेंगे तो वो उस गति के दूसरे नियम के अनुसार उसके बल को संभाल सकते हैं। बल को संभालने के लिए उसको नीचे खींचा जाता है। तो ये आपके उदाहरण है साथियों। ये गेंद क्षेत्ररक्षक जो होते हैं उसको लपक लेते हैं। उसके बाद दूसरा जो एग्जाम्पल है वो कूदते समय भी आपको ये जंप का जो एहसास होता है उसके बारे में भी दिया हुआ है। तो ये बहुत सारे उदाहरण इसमें दिए हुए साथियों। तो ये गति का दूसरा नियम होगा और गति के दूसरे नियम के जो गणितीय निरूपण है उसको भी आपने अच्छी तरह से देख लिया है। उसके बाद साथियों गति का आता है तीसरा नियम। आपके एनसीईआरटी की बुक के अनुसार गति का तीसरा नियम। अब गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम क्या कहता है साथियों? क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं इसको। क्रिया और प्रतिक्रिया कि जितनी क्रिया की जाती है उतनी ही प्रतिक्रिया होती है। जैसे एक स्प्रिंग है उसको खींचा जाता है, खींच के छोड़ने पर वापस वो यथावत अपनी स्थिति में आ जाते हैं, तो उसको क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम भी बोला जाता है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लाक्षणिक बल लगाया जाता है। कौन सा बल लगाया जाता है? लाक्षणिक बल लगाया जाता है। उसको अपन गति का तीसरा नियम भी कहते हैं। और साथियों गति के तीसरे नियम में जैसे कि आपने देखा होगा कि बंदूक चलाने पर जो बंदूक चलाने वाला होता है उसको पीछे की ओर झटका लगता है, तो यह भी गति का तीसरा नियम है। उसके बाद जैसे आपने देखा होगा नाव में चढ़ते समय हम जिस तरह से जिस पोजीशन में चढ़ते हैं उसमें भी क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम लगता है। तो जैसे अपन नाव में चढ़ने के लिए पैर ऊपर करते हैं, पीछे की ओर अपन को धक्का लगता है, इसलिए अपन को कहा जाता है कि सावधानी से चढ़ा जाए। तो गति का तीसरा नियम, इसको प्रणोद भी कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब उसको अपन परिभाषित रूप में कैसे लिख सकते हैं साथियों? परिभाषित रूप से लिखने के लिए जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तब दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लाक्षणिक बल लगाया जाता है। बल लगाया जाता है साथियों। तो यहां पर उदाहरण के रूप में बंदूक से गोली नाव से उतरते समय जो बल लगते हैं वो विपरीत दिशा में लगाए गए बल के परिणाम होते हैं। तो यहां पर इसको क्रिया और प्रतिक्रिया से भी जोड़ा
जा सकता है कि भाई जितनी क्रिया होगी उतनी ही प्रतिक्रिया होती है। जैसे आपने एक बॉल को लेकर के दीवार पर मारा तो जितना बल आपने लगाया है दीवार से वापस टकरा कर बॉल आएगी, तो उसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है साथियों। तो ये गति का तीसरा नियम है और गति के तीसरे नियम के साथ ही आपका ये जो लेसन है वो यहां पर एंड हो जाता है साथियों। तो यहां पर बल और गति के जो नियम थे उसके अनुसार अपन ने कुछ बातें अच्छी तरह से पढ़ी हैं साथियों। तो कौन कौन सी बातें पढ़ी है वो आपके दिमाग में रखनी है। गति का प्रथम नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, बल के प्रकार, संतुलित बल, असंतुलित बल, गति कैसे होती है, तो ये साथियों आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। आप ये सभी परिभाषाओं को आप अच्छी तरह से पढ़िए, याद रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बार बार वीडियो देखिए। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए साथियों। इसके बाद मैं कुछ और सीरीज निकालूंगा, जीके की सीरीज भी साथ में चलेगी, भारत इंडियन जो जीके है उसका, इसके बाद राजस्थान का जीके भी मैं चलाऊंगा। तो यहाँ पर अपन धीरे धीरे करते हुए ग्रो करेंगे साथियों। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत।